ओके, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, हम लोगों के पास जो फानुक का कंट्रोलर होता है सीएनसी वीएमसी एचएमसी मशीनों में, हम लोगों के पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग सीएनसी वीएमसी एचएमसी मशीनों के ऊपर इनके प्रिवेंटिव से रिलेटेड या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ लेक्चर्स अपलोड करें। बट सीएनसी वीएमसी एचएमसी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर हम लोग प्रैक्टिकली मशीन के ऊपर अगर कोई फॉल्ट को ना समझाए या फिर किसी टॉपिक को अगर ना समझाए ना, तो वो चीजें क्लियर होती नहीं है। ओके, तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग अब क्या काम करेंगे, हम हर संडे सीएनसी मशीनों में स्पेशली सीएनसी वीएमसी और एचएमसी और स्पेशली फानुक के कंट्रोलर में हम लोग इनके प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस होते हैं वो प्लस मैनुअल, इन दोनों को हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैनुअल में उन लोगों को काफी दिक्कत आती है कि सर मैनुअल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें मैनुअल में रीड करनी चाहिए। फॉल्ट कोई भी आ रहा है अगर सीएनसी में या फिर वीएमसी एचएमसी किसी भी मशीन में अगर फानुक का कंट्रोलर है तो हम लोग कैसे उसका फॉल्ट चेक करेंगे। ओके, ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का। ओके, तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक तो प्रिवेंटिव के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अक्सर हम लोग क्या काम करते हैं, सीएनसी मशीन या फिर किसी भी मशीन की प्रिवेंटिव जो चेकलिस्ट होती है या फिर प्रिवेंटिव जब हम लोग करते हैं किसी भी मशीन का, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सी कंपनीज तो ऐसी होती है जो प्रिवेंटिव को फॉलो भी नहीं करती है, बस लास्ट में जब भी ऑडिट होती है, ऑडिट के टाइम में चेक शीट भर दी जाती है और उसके बाद हो गया। और कुछ वर्कर्स तो ऐसे होंगे डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, उन्होंने कभी चेक लिस्ट देखी भी नहीं होती है कि भाई हमारी कंपनी में चेक लिस्ट है कैसी। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रॉपर आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे हम लोग चेक लिस्ट को आज के इस लेक्चर में प्रॉपर कवर करेंगे कि भाई एक अगर सीएनसी लेथ मशीन है आपकी तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों के कवर होंगे, ठीक है, स्पेशली सीएनसी मशीन में। और यहाँ पे हम लोग वीएमसी और एचएमसी मशीनों का भी कवर करेंगे कि अगर हम लोगों के पास वीएमसी और एचएमसी मशीनें हैं तो उनमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इनको भी यहाँ पे कवर करें। ओके, तो यहाँ पे अगर एक वीएमसी एचएमसी अगर आपके कंपनी में है तो उसमें आपके 19-20 मोटरें हो सकती है। ठीक है, अब इस 19-20 मोटरों में आपकी सर्वो भी होंगी, आपकी इंडक्शन मोटरें भी होंगी। ठीक है, सर्वो एक्सिस के लिए हो सकती है, आपकी एटीसी के लिए हो सकती है, मैगजीन के लिए हो सकती है। ओके, और बाकी जो एक्सिस होते हैं हम लोगों के एक्स वाई जेड एंड बी एक्सिस आपका कोई रोटरी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सर्वो हम लोग यूज करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारी जैसे कि कूलेंट की मोटर है या फिर हमारी चिप कन्वेयर की मोटर है, इनके लिए हम लोग इंडक्शन मोटरों को यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के पास मैनुअल भी है, हम लोग मैनुअल को भी फॉलो करेंगे। और आप लोगों ने अगर कभी इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं तो इंटरव्यूअर अक्सर हम लोगों से एक चीज पूछता है कि भाई सीएनसी मशीन का ब्लॉक डायग्राम बना करके दिखाओ। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन का ब्लॉक डायग्राम भी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ब्लॉक डायग्राम होगा कौन सा, ये मेरे पास मैनुअल है। ठीक है, और ये मैनुअल जो है वो मेरे पास फानुक का 30i 31i और 32i का है। ठीक है, और मतलब 20 सीरीज का है। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर एक इसका सीएनसी मशीन का एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि भाई आपकी जो 200 वोल्ट एसी आएगी और उसके बाद फिर यहाँ पे कौन कौन से ब्रेकर्स लगे होंगे एंड ब्रेकर्स के बाद यहाँ पे आपके कौन कौन से ड्राइव्स लगे होंगे, एम्पलीफायर कौन कौन से होंगे आप लोगों के, एंड उसके बाद कैसे ये आपके एनसी यूनिट से यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये सब चीजें भी यहाँ पे दी हुई है। ओके, और अगर आपके पास देखो, एक तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप लोग इस स्क्रीन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ में आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो या फिर आप लोग इसको एक काम कर लो। ठीक है, आप लोग एक काम कर लो, इसको आप लोग अपनी रफ कॉपी में बना भी सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम को, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सीएनसी मशीन का ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। तो आप लोग अगर इतना भी बना दोगे ना तो भी काफी रहेगा, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ आप लोगों ने काम किया हुआ है सीएनसी मशीनों के ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके इस डायग्राम को अगर हम लोग समझें तो होता क्या है,
आप लोगों को पता होगा, जितने भी लोग फानुक के कंट्रोलर पे काम करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि हमारी इंडिया में 3 फेज की जो सप्लाई होती है वो 415 वोल्ट के आसपास होती है। हमारी कंपनी में, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप लोग 3 फेज सप्लाई को अगर चेक करोगे तो वो लगभग 400 से 415 वोल्ट एसी के आसपास रहती है। लेकिन जो फानुक के कंट्रोलर होते हैं वो 415 या फिर 400 वोल्ट पे काम नहीं करते हैं 3 फेज में, वो आपका 200 से 220 वोल्ट 3 फेज में काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी इनपुट आ रही है 415 वोल्ट, हम लोगों के पास 415 वोल्ट है, तो हमें इस 415 वोल्ट 3 फेज 415 वोल्ट को सिंगल फेज 200 या 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, एक सर्वो स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, या फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हो आप लोग। नॉर्मल एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दो, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, उसकी प्राइमरी जो कॉइल होगी, प्राइमरी कॉइल पे 415 वोल्ट आएगा, और सेकेंडरी कॉइल से आपको 3 फेज 200 या 220 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे फानुक के जो कंट्रोलर होते हैं वो काम करते हैं। अब ये जापानीज एमएनसी है, फानुक जो कंपनी है वो जापानीज एमएनसी है, तो इसलिए वो उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलर्स बनाते हैं। एंड उनके कंट्रोलर, क्योंकि जापान में जो सप्लाई है वो 3 फेज 200 टू 220 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों के कंट्रोलर्स रहते हैं। ओके, और यहाँ इंडिया में हम लोगों को फिर एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे ठीक है, मैं ये मैनुअल जो है ना, मैनुअल में आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को ये मैनुअल चाहिए वो मैनुअल में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इस मैनुअल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वैसे इस मैनुअल को अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और देखो, सीएनसी मशीन और इस टाइप के कुछ भी अगर आप लोग कहीं कोर्स करने की सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपके पास मैनुअल अवेलेबल है, जो कि नेट पे गूगल पे सिंपली अगर आप लोग डालोगे फानुक के किसी भी कंट्रोलर कोई भी मॉडल आगे डाल करके और आगे मैनुअल लिख दोगे, तो आपको दुनिया भर की वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे आप लोग मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो, जहां से, और मैनुअल से अच्छा कहीं पर भी कोई भी टीचर नहीं समझाने वाला है आप लोगों को। ठीक है, मैं भी नहीं समझा सकता। ओके, तो सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप लोग मैनुअल को रीड करो, जितना ज्यादा मैनुअल को आप लोग पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप लोगों का सीएनसी मशीन के ऊपर कमांड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फॉल्ट आपके कंपनी में आता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक कंपनी में अलग अलग टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, तो जिस भी टाइप का फॉल्ट आपके वहां आता है, आप लोगों ने क्या काम करना चाहिए, आप लोगों ने एक डायरी अपने पास रखनी चाहिए, और जो भी फॉल्ट आता है आपकी कंपनी में किसी भी सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी में, फानुक का कंट्रोलर हो या फिर मजाक का कंट्रोलर हो, सीमेंस का कंट्रोलर हो या फिर ओकुमा का कंट्रोलर हो, किसी भी कंपनी का अगर कंट्रोलर है, जो भी अलार्म आता है मशीन में, उस अलार्म का नंबर लिख दो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख लो अपनी डायरी में। उसके बाद अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर उसका सॉल्यूशन पता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो चीजें हम लोग मैनुअल में पढ़ते हैं, मैनुअल में हम लोगों ने अलार्म नंबर देखा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखा, कई बार वो सॉल्यूशन उसका होता नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन उसका कुछ और होता है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अपनी डायरी में उसका सॉल्यूशन लिख लेना है। इसी तरीके से अगर मान के चलो कोई ऐसा अलार्म आया आपके मशीन में और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग वहां पे क्या काम कर सकते हो, आप लोग वहां पे जो भी आपके सीनियर्स या फिर आपके साथ में अगर कोई मान लो मैकेनिकल से रिलेटेड अलार्म था, या फिर आप मैकेनिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अलार्म था, तो आप लोग अपने साथ में जो इंजीनियर है उससे, या फिर जो फिटर है या जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी हो, उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि भाई आपने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन था उसका वो आप लोग लिख सकते हो। अगर कोई नहीं बताता है तो लॉग बुक सभी की कंपनीज में होती है, अगर लॉग बुक में सही चीज अगर आप लोग मेंशन करते हो, जो चीजें करके आए हो, अगर वही चीज अगर लॉग बुक में मेंशन करते हो आप लोग, तो लॉग बुक रीड जरूर करना चाहिए। जब भी आप लोग जो भी शिफ्ट हो आप लोगों की, ए बी सी या जनरल शिफ्ट, जब भी आप लोग अपनी शिफ्ट में जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों को लॉग बुक पढ़नी चाहिए। लॉग बुक में क्या होगा कि पुरानी शिफ्ट में जो भी फॉल्ट आए होंगे वो आपको पता लगेंगे, एंड उनके अलावा जो भी फॉल्ट आए तो उन को ठीक करने के लिए क्या सॉल्यूशन था वो भी आप लोगों को रीड करने को मिलेगा, अगर आपके साथ के इंजीनियर्स ने अगर सही बात लिखी हुई है तो। अक्सर होता नहीं है, गोल-मोल चीजें वहां पे लिख दी जाती है, लेकिन अगर सही चीज लिखी हुई है तो वहां पे आप लोगों को वो सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं। बाकी यहाँ पे थ्री फेज का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थ्री फेज 200 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हम लोगों का ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकला और यहाँ पे 200 वोल्ट के आसपास मिला हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा होगा एंड यहाँ पे एक एमसीसी यहाँ पे लगी होगी एंड यहाँ पे एक रिएक्टर लगा होगा। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक तो हमारा मैन ब्रेकर होता है, उसके अलावा एक एमसीसी लगी होती है और एक रिएक्टर भी लगा होता है। रिएक्टर के बाद फिर हमारी जो सप्लाई जाती है, थ्री फेज की सप्लाई, वो जाती है हम लोगों की जो हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है उसमें। ठीक है, पावर सप्लाई मॉड्यूल का काम क्या होता है, यहाँ पे आपका 200 वोल्ट थ्री फेज जाएगा एंड ये पावर सप्लाई मॉड्यूल ही अब आपके बाकी जो स्पिंडल ड्राइव है या फिर सर्वो ड्राइव है इनको पावर देने का काम करता है। अब ये यहाँ पे थ्री फेज जो एसी आ रहा है आप लोगों का, ये थ्री फेज एसी से उसके बाद आपका डीसी में कन्वर्ट होती है सप्लाई। ठीक है, और ये डीसी आपका लगभग 280 वोल्ट डीसी के आसपास रहता है एंड यहाँ पे उसके बाद वो जो आपका पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई मॉड्यूल एंड स्पिंडल ड्राइव एंड सर्वो ड्राइव, ये सभी आपस में उसके बाद यहाँ पे बस बार से यहाँ पे कनेक्ट रहती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यहाँ पे वोल्टेज अगर चेक करोगे तो वो 280 वोल्ट के आसपास रहेगा। और अक्सर इंटरव्यू में ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि भाई बताओ यहाँ पे जो आपका जो डीसी सप्लाई होती है उसका वोल्टेज कितना होता है, तो 280 वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका एनसी यूनिट है और एनसी यूनिट और ड्राइव आप लोगों की यहाँ पे एफएस एसबी से कनेक्ट होती है। अब ये एफएसएसबी है क्या, ये एक ऑप्टिकल केबल होती है। ठीक है, फानुक सीरियल सर्वो बस बोला जाता है इसको। एफएसएसबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फानुक सीरियल सर्वो बस। ओके, ये एक ऑप्टिकल केबल होती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर आपके घर में वाईफाई वगैरह लगा हुआ है तो आपको पता होगा ऑप्टिकल केबल्स आती है फाइबर की। ठीक है, फाइबर केबल आती है हमारे घर तक, राउटर तक आती है एंड सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, जो डेटा को एनसी यूनिट से और यहाँ पे ड्राइव में लेके आती है। कई बार हम लोगों की मशीन में एक अलार्म आता है, यहाँ पे मैं अलार्म नंबर दिखा देता हूँ आप लोगों को, वी रेडी ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे वी रेडी ऑफ का जो अलार्म है इसका क्या रीजन हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रीजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी सर्वो ड्राइव रेडी नहीं है, ये जो सर्वो ड्राइव है यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप लोग आपका जो एनसी यूनिट है, एनसी यूनिट सर्वो ड्राइव को कमांड देता है, सर्वो ड्राइव यहाँ पे रेडी होती है एंड रेडी होने के बाद सर्वो ड्राइव फिर से आपके एनसी यूनिट को सिग्नल देती है कि भाई मैं रेडी हूं एंड उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये पूरा जो सिस्टम है ना आप लोगों का सीएनसी मशीन का, चाहे सीएनसी हो या फिर अगर आपका पीएलसी में भी कोई सर्वो वगैरह लगी हुई है, इनकोडर लगा हुआ है, तो ये सब चीजें आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम करती है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हम लोग इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, तो ये चीजें हैं। इनके अलावा और भी काफी सारे अलार्म्स होते हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अपने जो पीएम चेक शीट है, पीएम चेक शीट को देखेंगे। एक तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है, ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लेना, इसको समझ लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो एंड मैनुअल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है, आप लोग लाइक कर दो एक बार सेशन को और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पीएम चेक शीट देखते हैं। ओके, पीएम चेक शीट देखेंगे और पीएम चेक शीट को हम लोग समझते हैं उसके बाद। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पीएम चेक शीट देखते हैं। ठीक है, अब देखो पीएम चेक शीट में क्या है ना,
पीएन चेक शीट जब हम लोग किसी भी मशीन की बनाते हैं, अगर आपके पास कोई पुरानी मशीन है या फिर मान लो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एज अ इंजीनियर की पोस्ट पे किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे अगर पीएम चेक शीट्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर जो भी आपके डिपार्टमेंट का एचओडी है या फिर आपके सिस्टम में अगर आपको जो मतलब पुराने रिकॉर्ड्स जो होंगे कंपनी के, वहां से अगर आप लोगों को पीएम चेक शीट्स वगैरह मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को पीएम चेक शीट्स चाहिए हो किसी भी मशीन की तो हम लोगों के पास लगभग यहाँ पे बहुत सी मशीनों की पीएम चेक शीट्स है, ठीक है। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके, हम लोग दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक्सेल फाइल जो है वो शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ में, आप लोग उसे देख करके आराम से बना सकते हो। या फिर एक बार मशीन के ऊपर जाओ और मशीन पे जाने के बाद आप लोग उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। मशीन को देख करके उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं उन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी चेक शीट बना सकते हो। अब देखो, जब हम लोग सीएनसी लेथ मशीन की बात करते हैं तो लेथ मशीन में ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें दो एक्सिस रहेंगे आप लोगों के, एक्स और यहाँ पे आप लोगों के दो एक्सिस रहेंगे, ठीक है। उनको आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका एक्स और जेड एक्सिस रहेगा, दो एक्सिस हो गए। और अगर सिंगल स्पेंडल की मोटर है तो उसमें एक हाइड्रोलिक का भी यूनिट रहेगी, आपकी हाइड्रोलिक यूनिट रहेगी, तो एक आपका कूलेंट का रहेगा। तो यहाँ पे लगभग 4 मोटरें होनी चाहिए आप लोगों की एक सीएनसी लेथ मशीन में। वहां पे एक दो तो आपकी इंडक्शन मोटरें हो गई और दो आपकी सर्वो मोटरें होंगी, ठीक है। अगर हम लोग सीएनसी लेथ मशीन की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है किसी भी मशीन में कि आप लोगों ने उसका इलेक्ट्रिकल पैनल जो है, मतलब जो प्रिवेंटिव कर रहा है उस मशीन में, जो भी इलेक्ट्रिशियन है और फिटर, क्योंकि किसी भी मशीन के ऊपर जब हम लोग मतलब प्रिवेंटिव के लिए भेजते हैं तो दो हम लोग वर्कर्स को भेजते हैं, एक तो उनमें से इलेक्ट्रिशियन होता है और एक फिटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले को यहाँ पे करने होते हैं, मैकेनिकल के जो पॉइंट्स हैं वो मैकेनिकल वाले को यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी कंपनी में अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है या फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही इक्वल नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो चेक शीट बनी हुई है इसको अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि भाई हर एक पॉइंट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे चेकिंग मेथड भी दिया हुआ है कि आप लोग हर एक पॉइंट को किस तरीके से चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल पैनल को यहाँ पे उसका डस्ट वगैरह क्लीन करोगे और उसको प्रॉपर क्लीनिंग करोगे इलेक्ट्रिकल पैनल की, और डस्ट वगैरह चेक कैसे करोगे, इसका मेथड जो होगा वो विजुअल होगा, ठीक है। ये डस्ट फ्री होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद यहाँ पे फुल लोड करंट चेक करना है हाइड्रोलिक मोटर का बोथ साइड, क्योंकि ये जो चेक शीट बनी हुई है ये आप लोगों की एक डबल स्पिंडल की लेथ मशीन की बनी हुई है, ठीक है। एक ही मशीन है, उसमें डबल स्पिंडल है और दो हाइड्रोलिक पावर पैक हैं, दो इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसी तरीके से अगर दो स्पिंडल होंगे तो उसमें एक्सिस एक्स एक्सिस भी दो होंगे, जेड एक्सिस भी दो होंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है वहां पे ड्राइव्स, पीएसएम, ये सारी चीजें अपनी सेपरेट होंगी दोनों पैनल्स की, ठीक है। तो वो चीजें हैं। आपको यहाँ पे एक तो हाइड्रोलिक मोटर का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि दोनों ही जो पैनल है आप लोगों के यहाँ पर दो हाइड्रोलिक यूनिट होंगे यहाँ पे, तो दोनों ही हाइड्रोलिक यूनिट्स की जो मोटरें हैं उनका आप लोगों ने करंट चेक करना है। ये 3 एचपी की मोटर है और इसका जो करंट है वो 11 एम्पियर के आसपास जाता है, ठीक है। अब ये 11 एम्पियर यहाँ पे एक तो वोल्टेज 200 वोल्ट के आसपास है और इसमें मैक्सिमम करंट जो है, क्योंकि एक स्पेशल मोटर है इसलिए इसका करंट 11 एम्पियर के आसपास जाता है 3 एचपी की मोटर का। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोटर की नेम प्लेट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ये यहाँ पे 11 एम्पियर डाला हुआ है और लगभग ये 9 एम्पियर के आसपास शायद ये मोटर करंट लेती थी, ठीक है। तो ये क्लैम्प मीटर से चेक करना है। जब आप लोग करंट चेक करते हो तो करंट को आप लोग क्लैम्प मीटर से चेक करते हो, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप लुब्रिकेशन मोटर के कनेक्शन चेक करोगे और इसका जो करंट है वो भी आप लोग चेक करोगे। तो लुब्रिकेशन मोटर आपका लगभग यहाँ पे 1.5 एम्पियर के आसपास करंट लेगी और ये क्लैम्प मीटर से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ओवरलोड रिले। देखो ओवरलोड रिले बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में।
आप लोग चाहे ओवरलोड लगाओ या फिर एमपीसीवी लगाओ, दोनों को एक तो आप लोगों ने चेक करना है। दूसरा, अब मान के चलो ओवरलोड और जो एमपीसीवी होती है, इन दोनों को चेक करने का मेथड क्या होता है? इन दोनों को चेक करने का मेथड ये है कि जब भी आप लोग किसी ओवरलोड या एमपीसीवी को चेक करते हो तो वहां पे आप लोगों को ओवरलोड और एमपीसीवी को ट्रिप करवा के देखना पड़ता है। अब ट्रिप आप लोग कैसे करवाओगे किसी ओवरलोड या फिर एमपीसीवी को? इसको ट्रिप करवाया जाता है आपका जो मोटर है उसको चालू करके, ठीक है। जब आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में, एक बार आप लोग पूरा प्रिवेंटिव कर लो, उसके बाद जब आप मतलब किसी भी मशीन का जो ऑपरेटर है उसको बुलाओ, उससे बोलो भाई मशीन चला, ठीक है। वो आपकी मशीन चलाएगा एंड हाइड्रोलिक पावर पैक आप लोगों का ऑन होगा, हाइड्रोलिक मोटर आपकी ऑन होगी, और मोटर ऑन होने के बाद जब मोटर आपकी लोड में जाएगी ना, मोटर लोड में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे करंट देखो, मान के चलो मोटर हमारा करंट ले रही है लगभग 9 एम्पियर के आसपास। अब आप लोग अपनी ओवरलोड या फिर एमपीसीवी को सेट कर दो लगभग 6 एम्पियर के आसपास, 7 एम्पियर के आसपास, या फिर 8 एम्पियर के आसपास। अब आपने ओवरलोड और एमपीसीवी को सेट कर दिया लगभग 7-8 एम्पियर, और आपका मोटर यहाँ पे करंट ले रही है 9 एम्पियर के आसपास, तो वहां पे आपकी एमपीसीवी या फिर ओवरलोड रिले ट्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी एमपीसीवी या ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होती है तो उस केस में आपने अपने एमपीसीवी या फिर ओवरलोड रिले को चेंज कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना किसी फॉल्ट के, बिना कुछ के आपका जो एमपीसीवी और ओवरलोड रिले है वो कई बार काम नहीं करती है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है? उस केस में हम लोगों ने यहाँ पे अपने एमपीसीवी या फिर ओवरलोड रिले को चेंज कर देना है। यहाँ पे देखो होता क्या है कि कई बार हम लोगों की जो ओवरलोड रिले और एमपीसीवी जब काफी पुरानी हो जाती है ना, तो उनके अंदर होगा कि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है अगर आपके प्लांट में, तो वहां पे कूलेंट उड़ता है कंपनी में, ठीक है, ठीक है। कूलेंट का मतलब वहां पे कूलेंट हो गया या फिर जो काफी सारे और केमिकल्स हैं वो कंपनी में उड़ते रहते हैं, पूरे प्लांट में उड़ते हैं वो। तो वो अगर इलेक्ट्रिकल पैनल आपका प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं है, और या फिर जो पैनल का जो डोर है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है, प्रॉपर तरीके से पैक नहीं है वो, तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर भी ऑयल चला जाता है, कई बार कूलेंट चला जाता है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स पे नहीं जाता है, वैसे ही जो आपका उड़ रहा है कूलेंट हवा में, वही आपका कई बार पैनल में चला जाता है। तो वो धीरे धीरे क्या काम करता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरलोड रिले हो गया या फिर एमपीसीवी हो गया, ये काम नहीं करते हैं। और अगर आप लोग एमपीसीवी या ओवरलोड रिले जब इनको न्यू आप लोग इंस्टॉल करते हो अपने किसी भी पैनल में, तो इनके साथ में मैनुअल भी आता है। आप लोग उस मैनुअल को देखोगे तो उसमें उस एमपीसीवी और उस ओवरलोड रिले की लाइफ भी लिखी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को वो चीजें भी यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। उसकी लाइफ जो है कितनी है वो चेक करनी है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर लाइफ ओवर हो जाती है, मान के चलो कि कोई एमपीसीवी की लाइफ है कि भाई आप 10,000 घंटे तक उसको यूज कर सकते हो, और उसके लगभग 950 या फिर 9,950 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको वो वैसे भी चेंज कर देनी चाहिए। आपको वो ये नहीं देखना चाहिए कि भाई अभी तो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रही है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। हो सकता है 10,000 घंटे मैन्युफैक्चरर ने दिए हैं, तो 10,000 घंटे के बाद या फिर 10,001 के बाद आपका एमपीसीवी या फिर जो ओवरलोड रिले है वो खराब हो जाए। और वो ऐसा है कि अगर मान के चलो आपका कोई 20 एचपी 30 एचपी की मोटर लगी हुई है, तो आपका लगभग 1,000-2,000 के एमपीसीवी के चक्कर में आपका लगभग 30-40 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी मोटर डैमेज होती है तो वो सीधा, अगर 20-30 एचपी की मोटर है तो सीधा वो 30-40 हजार रुपए का नुकसान करके चली जाएगी कंपनी का, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि ओवरलोड या फिर एमपीसीवी जो है वो चेंज कर ली जाए, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, चेक कॉन्टैक्टर रिले एंड एमपीसीवी वर्किंग कंडीशन इफ रिक्वायर्ड रिप्लेस्ड इट। तो अगर जरूरत है तो एमपीसीवी या फिर ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर्स, तो इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। इनके साथ में ऐसा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई आपने मान लो कोई निकाला हुआ या पुराना यहाँ पे एमपीसीवी या कुछ लगा दिया, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे
अगला जो पॉइंट है यहाँ पे एसी इनपुट वोल्टेज जो है वो आपको चेक करना चाहिए। अब इनपुट वोल्टेज कहाँ पे चेक करना चाहिए? इनपुट वोल्टेज आप लोगों को चेक करना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम दिखाया था ना, वहां पे एमसीसी लिखा हुआ था, ठीक है। उसके इनपुट आउटपुट में आप लोगों ने इनपुट वोल्टेज चेक करना चाहिए, या फिर जो आपका फर्स्ट जो ब्रेकर है, मैन सप्लाई जो आ रही है आप लोगों की, वहां पे बाहर एक मैन स्विच लगा होगा, उसके इनपुट आउटपुट में आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हो। और वहां पे जो आप लोगों का वोल्टेज होगा वो 415 वोल्ट एसी के आसपास होगा। 415 वोल्ट एसी या 400 से 415 वोल्ट एसी होता है। इसको मल्टीमीटर से चेक करना है, वोल्टेज मल्टीमीटर से ही चेक होगा। और कई बार क्या होता है कि मैन सप्लाई जो आ रही है हम लोगों की 415 वोल्ट के आसपास, वो पहले मशीन के मैन ब्रेकर में आती है, जो बाहर मैन स्विच लगा होता है उस पे आती है, वहां से फिर ट्रांसफार्मर में जाती है, ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमारे एमसीसी पे आती है, उसके बाद फिर रेक्टिफायर पे आती है, या फिर उसके बाद आपके एक अलग से और ब्रेकर लगा होगा उस पे आएगी, एंड उसके बाद फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब अभी जो मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया था उसके ऊपर एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, वहां पर भी वो सेम पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आपके दो ब्रेकर यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो भी आप लोगों ने वहां पे फिर चेक करना है। हाइड्रोलिक मोटर के टर्मिनल्स चेक करने हैं। मोटर यहाँ पे जितनी भी लगी होंगी आपके पैनल में, उनके टर्मिनल्स आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चेक करने हैं, ठीक है। टर्मिनल्स चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लूज है तो उनको टाइट करना है। अगर मोटर के टर्मिनल्स लूज रहते हैं तो वहां पर भी दिक्कत है, ठीक है। टर्मिनल्स अगर लूज रहते हैं मोटर के तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। और वहां पे जब स्पार्किंग होगी तो मोटर आपका डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर एमपीसीवी ओवरलोड रिले प्रॉपर तरीके से लगी हुई है या प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो वो बार बार ट्रिप होगी आप लोगों की, तो उस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे मोटर जो है उसका कूलिंग फैन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने क्लीन करवाना है, ठीक है। स्पिंडल मोटर का जो कूलिंग फैन है वो भी यहाँ पे क्लीन करना है। जो हमारी मोटर होती है ना, सर्वो मोटर, और जो स्पिंडल मोटर होती है, खासकर स्पिंडल मोटर के पीछे आपका कूलिंग फैन होता है, ठीक है। तो वो कूलिंग फैन भी प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो आपका स्पिंडल मोटर होती है उसके पीछे जो कूलिंग फैन लगा होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से क्लीन ना हो तो वो बहुत भारी हो जाता है। और जब वो भारी होगा आप लोगों का और वो फिर धीरे धीरे आपका फैन चलना बंद हो जाएगा, तो आपकी सर्वो मोटर जो है वो ओवरहीट का, मतलब मशीन ओवरहीट का अलार्म दे देती है, ठीक है। आपका अलार्म शो करेगा आपको, लगभग आपका शायद 400 की सीरीज का रहता है शायद, और वो सर्वो मोटर ओवर हीट इस तरीके से अलार्म आ जाता है। तो अगर इस टाइप का अगर कोई अलार्म आता है सर्वो मोटर ओवर हीट से रिलेटेड, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना फैन चेक करना है कि भाई फैन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर प्रिवेंटिव किया है उसके बाद इस तरीके का अलार्म आ रहा है तो ये चेक करना है कि भाई फैन की डायरेक्शन उल्टी तो नहीं है, ठीक है। फैन की डायरेक्शन यहाँ पे उल्टी भी नहीं होनी चाहिए। अगर उल्टी होगी तो वो हवा बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो वो आपकी मोटर प्रॉपर तरीके से उसको कूलिंग प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीजें हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने एसी वोल्टेज वगैरह चेक करना है। एंड यहाँ पे ये कह रहा है पीएसएम, एसपीएम एंड एसवीएम, ठीक है। ये जो ड्राइव है उसका पैनल और इसका जो पावर सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी, ये चेक करना है। और जो हमारी पीएसएम हो गया, स्पिंडल ड्राइव हो गया और सर्वो ड्राइव हो गया, इनमें एक सीरियल लिंक की केबल होती है, वो भी चेक करनी है। कई बार सीरियल लिंक एरर का अलार्म आ जाता है, ठीक है। सीरियल लिंक एरर का अलार्म 500 की सीरीज का है, ठीक है, वो अलार्म आता है, तो वो केबल भी आप लोग चेक कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल पैनल में जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के, चाहे वो कॉन्टैक्टर हो, एमपीसीवी हो, रिले कॉन्टैक्टर्स, इन सब के टर्मिनल्स आप लोगों ने प्रॉपर टाइट करने हैं, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल के पॉइंट पे स्क्रू ड्राइवर आपने एक बार जरूर घुमाना है, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको लूज लगता है वो पॉइंट आपने यहाँ पे टाइट करना है, ठीक है। मशीन की अर्थिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, और अर्थिंग चेक भी करनी है। अच्छा, एक चीज और, जो हमारी सीएनसी मशीनें होती है ना, सीएनसी, वीएमसी, एसएमसी की जो मशीनें होंगी आप लोगों की, वहां पे अर्थिंग आप लोगों का मैक्सिमम 2 वोल्ट के आसपास होगा। 2 वोल्ट डीसी, 2 वोल्ट डीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग मल्टीमीटर से चेक करोगे, और ये आपका अर्थ और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होगा। जो हमारी अर्थ वायर होती है और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है, इन दोनों में अगर आप लोग वोल्टेज चेक करोगे, इन दोनों वायर्स में, तो आपका वोल्टेज लगभग
2 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज है तो या तो आप लोग अपनी अर्थिंग चेक करो या फिर आप लोग अपना न्यूट्रल चेक करो। अगर अर्थ प्रॉपर सही है, अगर आपका मान लो यहाँ पे ये अर्थ है और किसी और न्यूट्रल पे आपका सही अर्थिंग आपको शो कर रहा है, तो फिर आपको वो न्यूट्रल चेक करना पड़ेगा। मे बी कि आपका जो न्यूट्रल है, जो मैन न्यूट्रल आ रहा है आप लोगों का, वो कहीं पे लूज हो। अगर न्यूट्रल का टर्मिनल कहीं पे लूज होगा तो भी आप लोगों की अर्थिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चेक करनी है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है, फोर्सेस हमने चेक करना चाहिए। टैरेट का जो क्लैंप सेंसर है, ठीक है, वो हमको चेक करना चाहिए। एक्सिस लिमिट स्विच हमको चेक करने चाहिए। एक्सिस के लिमिट स्विच भी होते हैं जो ओवर ट्रैवल बताते हैं, ठीक है, कि हमारी मशीन ओवर ट्रैवल हो चुकी है, इस तरीके से बताते हैं। वो चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे चेक करनी चाहिए अपनी मशीन में। और मैकेनिकल के जो पॉइंट है वो एक तो हमको अपना हाइड्रोलिक हो गया और कूलेंट हो गया। हाइड्रोलिक कूलेंट में भी फिल्टर लगता है और जो लुब्रिकेशन है उसमें भी फिल्टर लगता है। तो इसके जो फिल्टर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वो चौक नहीं होने चाहिए, वो चेक करने हैं। हाइड्रोलिक का मतलब कहीं पर लीकेज नहीं होना चाहिए, वो चेक करना है। टैरेट का आपका जो जब मूवमेंट करता है टैरेट, तो वहां पे कोई अबनॉर्मल साउंड नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें चेक करना है। और आपका टैरेट जो है वो प्रॉपर सही पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें चेक करनी है। लुब्रिकेशन, हर एक पॉइंट जो लुब्रिकेशन का है वो प्रॉपर वहां पे ऑयल पहुंचना चाहिए, कहीं पर कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लुब्रिकेशन की लाइन है वो मशीन की जगह कहीं और ही जा रहा है लुब्रिकेशन, ठीक है, आपका फर्श पे लुब्रिकेशन का ऑयल बिखरा पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट में लुब्रिकेशन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। एंड क्लैंप डिक्लैंप हाइड्रोलिक वाल्व जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करने चाहिए और वहां पे कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसमें क्लैंप डिक्लैंप में कई बार लीकेज हो जाती है, वहां पे जो सिलेंडर लगा होता है क्लैंप डिक्लैंप के लिए, चक क्लैंप डी क्लैंप होता है, ठीक है, वहां पे कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिलेंडर में, और वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। वो सब चीजें हैं। मोटर की कपलिंग वगैरह चेक करनी है, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या फिर आपकी सर्वो हो, ठीक है, उन सब की कपलिंग चेक करनी है। स्पिंडल मोटर की बेल्ट चेक करनी है, टाइमिंग बेल्ट चेक करनी है, इनकोडर की जो बेल्ट है वो चेक करनी है, ठीक है। और ये बेल्ट ऐसी है, इनको आप लोगों ने जब बेल्ट चेक करते हो, आप लोग स्पिंडल या फिर टाइमिंग बेल्ट आप लोग जब चेक करते हो, तो वहां पे अगर हल्की सी भी कटी हुई है ना ये बेल्ट, तो आपको तुरंत वो चेंज कर देनी चाहिए। अगर हल्का सा भी आपको लगता है कि भाई 10-15 दिन के बाद ये बेल्ट डैमेज हो सकती है, तो आपको वो बेल्ट उसी टाइम पे चेंज कर देनी चाहिए। क्योंकि ये बेल्ट चेंज करने में, एक जो इनकोडर की बेल्ट होती है उसको चेंज करने में ही कम से कम 2-3 घंटे का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, 2-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं। तो ये बेल्ट के साथ में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लग रहा है तो वो चेंज कर देनी चाहिए तुरंत, ठीक है। यहाँ पे चक सिलेंडर जो है, यहाँ पे बोथ साइड कह रहा है कि भाई चक सिलेंडर बोथ साइड, तो ये चीजें चेक करनी है, लीकेज नहीं होना चाहिए। एंड चक का प्रेशर यहाँ पे चेक करना है, 10 to 20 kg पर सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 10 से 20 kg के आसपास। अब ये मतलब जिस कंपनी की ये चेक सीट है वहां पे सीट मेटल का काम था, ठीक है, स्प्रॉकेट बनते थे इस कंपनी में, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिटी वाले बताते हैं कि भाई कितना प्रेशर होना चाहिए चक का, ठीक है, जितना आपके जो प्रोडक्शन वाले हैं वो जितना प्रेशर बता रहे हैं उतना प्रेशर आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आप लोगों का। एंड उसके बाद यहाँ पे चेक एंड क्लीन चक जो होते हैं वो चेक करने हैं, क्लीन करने हैं। चक निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, मशीन से, एंड उसके बाद फिर उसकी क्लीनिंग होगी, ठीक है। बॉल स्क्रू यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। इसका बैकलेस जो है वो 200 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डायल गेज से चेक होगा ये, ठीक है। बैकलेस क्या होता है वो भी हम लोग चलो आने वाले लेक्चर्स में चेक करेंगे। रिपीटेबिलिटी होती है एक, और एक बैकलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बॉल स्क्रू चकनट जेड एक्सिस का वो यहाँ पे चेक करना है, LHS और RHS, ठीक है, ये दोनों साइड का होगा। एंड सेम इसी तरीके से एक्स एक्सिस का भी चेक करना है चकनट, ठीक है। एंड उसके बाद मशीन का जो डोर होगा उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे चेक करनी है। और जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ट्रिज पे से मतलब निकलना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग अपने एक CNC लेथ मशीन में ये सब पॉइंट दिए जा सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो चेक सीट है ये सीएनसी लेथ मशीन की है। उसके बाद अगर हम लोग वीएमसी एचएमसी को देखें तो वीएमसी एचएमसी में भी सेम लगभग ऐसे ही पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जो आपका इसमें एक पॉइंट और नहीं दिया हुआ है कि सर्वो की बैटरी एक आप लोगों ने चेक करनी है। जो हमारी सर्वो ड्राइव्स होंगी तो उनमें बैटरी लगी हुई होती है, उन बैटरी का वोल्टेज होता है लगभग 3.6 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और एक होती है आप लोगों की सिस्टम बैटरी। सिस्टम बैटरी मींस जो आपकी एनसी यूनिट में जो बैटरी लगी होगी उसका वोल्टेज होता है 6 वोल्ट डीसी के आसपास, ओके। तो उनका भी वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है, डाउन होता है, तो आपने फिर वो चेंज कर देनी है। और वोल्टेज कैसे चेक करोगे आप लोग? वोल्टेज चेक करना है आप लोगों ने मशीन को ऑन करके। अगर आप लोग मशीन को ऑफ करके वोल्टेज चेक करते हो, बैटरी निकाल लेते हो अगर आप लोग, तो मे बी कि आपकी मशीन जो है वो ऑफसेट खो देगी, ठीक है। और एक बार मशीन के ऑफसेट चले गए तो फिर प्रोडक्शन वालों को ऑफसेट सेट करने में ही 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है। और या फिर वो आपके प्रोडक्शन वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उन्होंने किस टाइप का माल उस मशीन पे लगा रखा है, ठीक है। उनका मतलब कौन सा आर्टिकल वो चला रहे हैं मशीन के ऊपर। अगर कोई हैवी आर्टिकल है तो फिर वहां पे बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो 1-1 2-2 दिन लग जाते हैं ऑफसेट सेट करने में। तो इस चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। मशीन में जब आप लोग सर्वो की या फिर सिस्टम की बैटरी चेक करते हो तो वहां पे पावर ऑन होनी चाहिए। पावर ऑन करने के बाद, मशीन को ऑन करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। बाकी यहाँ पे जो आप लोगों का रहेगा ना, बाकी जो आप लोगों की ये जो बाकी की जो चेक सीट होंगी इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीएमसी एचएमसी के लिए, ओके। तो इनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इनमें भी कुछ नहीं है ज्यादातर, इसमें क्या है कि मोटर ऐड हो चुकी हैं तो मोटरों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम लोग इनको भी देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ये जो चेक सीट आप लोगों को दिख रही है ये दूसान मशीन की है, ठीक है। हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे अभी, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो मशीन है हम लोगों की ये दूसान की है, ठीक है। अब इस मशीन के अंदर आप लोग देखोगे तो इस मशीन के अंदर आपकी टोटल 19 मोटर हैं, ठीक है। अब इस 19 मोटरों में आप लोग देखो यहाँ पे एक तो ये देखो, एक तो एटीसी आर्म मोटर है, यहाँ पे मैगजीन की सर्वो मोटर है, यहाँ पे बी एक्सिस की सर्वो मोटर है, यहाँ पे जेड एक्सिस की सर्वो मोटर है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एसी स्पिंडल मोटर, पैलेट चेंजर की मोटर होगी, एक मैग्नेट सेपरेटर होगा एंड यहाँ पे एक और मैग्नेट सेपरेटर है, कूलेंट मोटर 1, चिप कन्वेयर कूलेंट मोटर एक ये है, एक ये चिप कन्वेयर मोटर यहाँ पे मतलब ऑप्शनल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे कन्वेयर है, एक और कन्वेयर है, एक फ्लूइड कूलेंट है, एक कवर कूलेंट है, एक हैंड हेल्ड कूलेंट है और एक हाइड्रोलिक मोटर है। टोटल इस मशीन के अंदर 19 मोटर है। और ये जो चेक शीट बनी हुई है यहाँ पे देखो कि मतलब काफी अच्छी तरीके से ये चेक शीट बनाई हुई है। एक तो यहाँ पे चेकिंग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। करंट अगर आप लोगों ने चेक करना है तो उसके लिए कैलममीटर यूज करना है। अगर आपने मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए मल्टीमीटर यूज करना है। और आपने जब इंसुलेशन चेक करना है किसी भी मोटर का तो वहां पे आप लोगों ने मैगर यूज करना है, ठीक है। जब आप लोगों ने क्लैम्प मीटर यूज करना है करंट को मेजर करने के लिए तो आप लोगों ने आर फेस, वाई फेस और बी फेस का चेक करना है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे लिखी भी नहीं है, हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू भी लिखी होनी चाहिए थी। एंड एक्चुअल वैल्यू जब आप लोग प्रिवेंटिव करते मशीन में तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डाली जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस चेक होगा किसी भी मोटर का तो वहां पे कैसे होगा, क्योंकि मोटर में क्या होता है देखो 6 टर्मिनल्स होते हैं, 6 वायर निकली होती है मोटर में से। तो यूवी के बीच का वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद यूडब्ल्यू का लिखना है एंड यहाँ पे वीडब्ल्यू का लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो लिखना है। जब इंसुलेशन चेक होगा तो इंसुलेशन आप लोगों का सेम यहाँ पे आर, वाई और बी इस तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन भी चेक होगा, ठीक है, कि भाई इंसुलेशन आपका कितना आ रहा है। और ये मैगर से होता है, मैगर फानुक के भी आते हैं और मैगर कोई अदर कंपनीज के भी हो सकते हैं आप लोगों के मैगर, ठीक है। बहुत सी कंपनीज बनाती है, ठीक है। तो उनसे यहाँ पे चेक करना है। अब ये करंट, रेजिस्टेंस और इंसुलेशन ये हर एक मोटर में ये पॉइंट यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है सर्वो स्टेबलाइजर का, ठीक है। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिकल पैनल है
इलेक्ट्रिकल पैनल में सेम वही है, इनपुट वोल्टेज चेक करने हैं मल्टीमीटर से 415 वोल्ट होना चाहिए आर वाई वाई बी और बी आर में, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे कितना आ रहा है वो डालना है। एंड उसके बाद अर्थिंग चेक करनी है मल्टीमीटर से, यहाँ पे अर्थिंग एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज चेक करना है, मैक्सिमम 2 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे डालनी है। एंड लूज कनेक्शन है तो वो टाइट करने हैं। पुश बटन एंड इंडिकेटर्स ये भी यहाँ पे आप लोगों के डैमेज नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब पुश बटन और इंडिकेटर काम करने चाहिए। उसके बाद बैटरी वोल्टेज देखो, एक्स एक्सिस सर्वो का बैटरी वोल्टेज जो सर्वो ड्राइव है 3.6 वोल्ट डीसी होना चाहिए, वाई एक्सिस का इतना होना चाहिए, जेड एक्सिस का इतना होना चाहिए, बी एक्सिस का इतना होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे पैलेट चेंजर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके सर्वो ड्राइव्स के अंदर होंगे, जो कि ये ड्राइव्स इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर होती है। जो सिस्टम बैटरी वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट डीसी के आसपास होगा, और यहाँ पे एक मैगजीन का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 3.6 वोल्ट डीसी के आसपास होगा। मशीन इनसाइड में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो होंगे वो प्रॉपर तरीके से चेक करने हैं, उनके माउंटिंग वगैरह चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट माउंटिंग वगैरह है, मशीन डोर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेक करना है, सेफ्टी स्विच वगैरह स्क्रू ड्राइवर से कोई यहाँ पे लूजनेस और मतलब लूज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज सेटिंग करनी है यहाँ पे मल्टीमीटर से, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज सर्वो स्टेबलाइजर का है, ठीक है, 415 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। लूज कनेक्शन वगैरह क्लीनिंग सेम चीजें वही हैं, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन चेक करने हैं, इनके थिम्बल्स वगैरह चेक करने हैं प्रॉपर तरीके से और क्लीन करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, बाकी सेम वही चीजें होंगी। और बाकी जो आपके जितने भी एक्सिस हैं उनका बैकलेस वगैरह चेक करना है, रिपीटेबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिया होगा। हाइड्रोलिक यूनिट है तो उसमें सेम वही है कि भाई आपका ऑयल लेवल, उसके बाद रिटर्न लाइन फिल्टर क्लीन होना चाहिए, सक्शन फिल्टर क्लीन होना चाहिए, और प्रेशर वगैरह यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे शुड बी क्लीन्ड एंड रिप्लेस्ड आफ्टर 6 मंथ के बाद ये क्लीन मतलब रिप्लेस कर देने चाहिए, ठीक है। फिल्टर आपके एक तो रिटर्न लाइन फिल्टर और एक है सक्शन फिल्टर, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे चेंज कर देने चाहिए 6 महीने के बाद। अब यहाँ पे अगर मान के चलो चेंज किया है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग एंड डेट डाल सकते हो कि भाई ये कब चेंज किया था, ओके। एंड हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर हो गया, प्रेशर गेज प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, लीकेज नहीं होना चाहिए, कपलिंग चेक करना है, और ऑल हाउसिंग पाइप चेक करने हैं, टेम्परेचर चेक करना है, हाइड्रोलिक का टेम्परेचर। अगर हाइड्रोलिक का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको प्रेशर जो मिलना चाहिए मशीन में वो प्रॉपर प्रेशर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। स्पेंडल का जो चिल्लर, अब इसमें क्या है कि स्पेंडल मोटर में कूलेंट यूज होता है और उसके लिए चिल्लर यूज होता है उसको ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे चिल्लर यूनिट भी दी हुई है, तो चिल्लर यूनिट जहाँ पे दी होगी उसकी टेम्परेचर की सेटिंग, कनेक्शन वगैरह है, क्लीनिंग, कूलेंट यहाँ पे मतलब क्लीनिंग ये सब पॉइंट है। कूलेंट टैंक में कूलेंट यहाँ पे पंप, फ्लॉट स्विच, प्रेशर गेज, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ये सब चीजें चेक कर सकते हो आप लोग। एंड मशीन इनसाइड एंड मतलब मशीन इनसाइड में तो वही है, शावर कूलेंट पाइप वगैरह चेक करना है। और यहाँ पे हाई प्रेशर कूलेंट यूनिट में लूज कनेक्शन है कोई तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर सेटिंग आप लोग देख सकते हो, और क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो वो आप लोग कर सकते हो। और न्यूमेटिक्स यानी कि एयर की भी लाइन होगी आपकी मशीनों में, तो वहां पे कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो उसकी सेटिंग भाई जितना भी प्रेशर आपकी मशीन मांग रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो भी आपकी मशीन मांग रही है वो चीजें चेक कर सकते हो आप लोग। और लुब्रिकेशन में जो प्रेशर होता है वो लगभग 12 से 13 kg के आसपास रहता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक प्रेशर डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कि भाई प्रोडक्शन वाले कितना हाइड्रोलिक प्रेशर की नीड है उनको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। मशीन का जो बॉल स्क्रू है वो यहाँ पे चेक करना है, अब नॉर्मल साउंड वगैरह कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्स वाई जेड एक्सिस में बैकलाइट चेक करनी है, रिपीटेबिलिटी चेक करनी है, कपलिंग चेक करनी है, मोटर माउंटिंग बोल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे रिपीटेबिलिटी जो होगी वो प्लंजर डायल से होगी, ठीक है। एंड बैकलेस जो चेक होगी वो भी यहाँ पे प्लंजर डायल से होगी, और इसमें आपका बैकलेस 10 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी 5 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस मशीन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है भाई। जो एंड
प्रोडक्ट जो निकलना है मशीन से वो क्वालिटी से अप्रूव होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। वो क्वालिटी वाले बताते हैं कि भाई कितना बैकलेस आपकी मशीन में चल जाएगा या फिर रिपीटेबिलिटी जो है वो कितनी चल जाएगी। जेड एक्सिस में ग्रेसिंग वगैरह ये कुछ पॉइंट है। अगेन यहाँ पे स्पेंडल यूनिट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं भाई, टूल क्लैम्प अनक्लैम्प होना चाहिए, अब नॉर्मल साउंड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल साउंड तो मशीन में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। एसी यहाँ पे एटीसी डोर है, डोर मूवमेंट, ग्रीसिंग, सेंसर डॉग, ये प्रॉपर तरीके से चेक करने हैं, ठीक है। सेंसर डॉग वो होता है जिसपे आकर के सेंसर सेंस करता है, ठीक है। चिप कन्वेयर है, यहाँ पे ड्रम फिल्टर, लिमिट स्विच और मोटर माउंटिंग बोल्ट हो गया, ये सब पॉइंट है, इनको देखना है मैनुअल और यहाँ पे बाई स्पैनर और एलिंग की, ठीक है। एटीसी आर्म, यहाँ पे ये सब चीजें चेक करनी है। मैगजीन में जो चैन है मैगजीन की वो लूज नहीं होना चाहिए। और टूल अनक्लैंपिंग सिलेंडर, जब मैगजीन के अंदर क्या होता है क्लैंप डिक्लैंप के लिए सिलेंडर यूज होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर कई बार यूज किया जाता है। अब वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस मैन्युफैक्चरर की मशीन पे आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर फानुक का है, लेकिन मशीन जरूरी नहीं है कि मशीन फानुक की हो। मशीन आपका किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दूसान लिखा हुआ है, दूसान मशीन का मैन्युफैक्चरर है लेकिन उसके अंदर कंट्रोलर जो है वो फानुक का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती है, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे मैनुअल को हम लोग और रीड करेंगे और उसमें से कुछ जो कॉमन अलार्म्स हैं उनको हम लोग